मुस्कीपुर में लगातार कई दिनों से चल रहे इस प्रतिरोध में शामिल मेरी माओ बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, खलूसी का पूर्व विधायक नईम अख्तर साहब, महमूद साहब, मंसूर अली मुखिया जी, अशफाक साहब, वकील अहमद जी, नैयर साहब, औरंगजेब साहब, जावेद साहब, अरशद साहब, राकेश शर्मा जी, समद साहब, बब्बन जी, आजम जी, इरशाद साहब, अहमद साहब, इकबाल साहब, डब्लू शर्मा जी, साकेत जी, नवीन जी, प्रियांशु एडिटर और प्यारे बच्चों, मैं यहाँ कोई लंबी तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आप सबको सलाम पेश करने के लिए आया हूँ कि आपने जिस जज्बे के साथ हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई अब तक बहुत शानदार तरीके से लड़ी है, आने वाली तारीख में उसकी मिसाल दी जाएगी। ये हिंदुस्तान आपकी ताकत से जिंदा है। 2 मिनट रुक जाइए, वो लोग मिलन कर सत्ता में बैठे लोगों द्वारा जिस तरह से उलझाया गया है, बहुत मुश्किल है कि हालात की गुत्थी सुलझे। लेकिन जब जब इस देश की मामूली जनता असाधारण तरीके से लड़ती है, देश की सत्ता को न सिर्फ चुनौती मिलती है, बल्कि उसको अपनी कारस्तानियों पर पछतावा भी होता है और सरकारें बदलती भी। और ऐसा इस देश के इतिहास में कई मर्तबा हुआ है। इससे ज्यादा विरोधाभासी सरकार कम ही देखने को मिली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि देश के अलग अलग कोनों से इस सत्ता को चुनौती मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। उसी कड़ी में खगड़िया में, यहाँ मुस्कीपुर, उधर जलकौड़ा और फिर मारड़ में इस जिले के लोगों ने जिस हिम्मत और जज्बे के साथ एक संदेश देने का काम किया है, उससे यह तो साफ हो गया है कि बिहार के 38 जिलों में खगड़िया किसी से कम नहीं है। वह भी जमहूरियत को बचाने की लड़ाई में आगे रहेगा। इस जिले ने एक से बढ़कर एक नेता राष्ट्रीय स्तर के पैदा किए, लेकिन अफसोस है कि कुछ नेता आज इन आग लगाने वालों के साथ भी हैं। लेकिन कोई भी नेता ताकत आम आवाम से पाता है। हमारे पुरखों ने जो संविधान बना दिया, उसमें 1955 का जो नागरिकता कानून है, उसका जो सेक्शन 3 है, जब एक आरटीआई दायर किया गया एक सरकार के द्वारा, उसका नाम है शुभंकर सरकार, और उसने प्रधानमंत्री की नागरिकता के बारे में पूछा, तो उस आरटीआई का जो जवाब आया है वो बहुत दिलचस्प है। उसमें कहा गया है, और ये सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप जी ने साझा किया, 1955 के नागरिकता कानून के सेक्शन 3 के दायरे में नरेंद्र मोदी अपने जन्म के आधार पर इस देश के नागरिक हैं, तो किसी कागज को दिखाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।
तो आपसे भी जब एनपीआर के लिए कागज और आपके प्रमाण सबूत मांगे जाएं तो यही जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि इस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रेल मंत्री ने तो यही कहा था कि जितनी एक प्रधानमंत्री की जान की कीमत है, किसी नेता की जान की कीमत है, उतनी ही आम इंसान की जान की भी कीमत है। तो नियम बदल नहीं जाएंगे, नियम हमारे लिए भी वही रहेंगे जो मोदी के लिए। तो सवाल यह नहीं है कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन नहीं है। सवाल यह है कि जो हम भारत के लोग हैं वो हम भारत के हिंदू में अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि हम भारत के लोग बने रहेंगे। और जब तक आप लोग इस तरह से विरोध करेंगे तब तक यह लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी। और इस कानून को वैसे भी वापस जाना है, क्योंकि यह संविधान की मूल भावना की बिना परवाह किए हुए संविधान में छेड़छाड़ के तहत बनाया गया है। और नरेंद्र मोदी का इधर ही बयान कि ये तो शुरुआत है, हमने मंदिर बना दिया, मतलब उसका फैसला कर लिया, हमने कश्मीर को लहूलुहान कर दिया है 370 हटा के, हमने लद्दाख वगैरह सबको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, और ये सीए यह भी कर दिया। आगे आगे देखिए, तो कुल मिला के इनकी नफरत का जो सिलसिला है वो थमेगा नहीं। उसमें करना हम सबको यही है कि हम लोग ऐसे ही इकट्ठे रहें। जो हमारे बाप दादों ने मुल्क हमको सौंपा था, मोहानी से लेकर आजाद से लेकर जाकिर हुसैन तक, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बिना किसी खरोंच के यह मुल्क उसी रूप में वापस दे सकें, इसी के लिए यह जद्दोजहद है। आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी ताकत की अनदेखी कर रही है? ऐसा नहीं है। और बिहार ने तो एक बड़ा उदाहरण पेश किया। एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एक प्रस्ताव बिहार विधानसभा में पारित हुआ, भाजपा सत्ता में साझेदार है, इसके बावजूद हुआ। वह इसलिए हो सका कि आपने जो ताकत दी है विपक्षी पार्टी को, भले आपके वोट का सौदा हो जाता है, वहां सरकार आप किसी की बनाते हैं, सरकार बदल के किसी और की हो जाती है। उस तेजस्वी यादव को यह भरोसा है कि बाकी कोई भी लालू यादव का साथ छोड़ दे, लेकिन इस देश का मुसलमान कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और आगे भी नहीं छोड़ेगा। आपकी ताकत की बदौलत बीमार हालत में भी, जेल में भी वो बुलंद हौसले के साथ है। और इस देश में जिस जात मजहब का भी कोई नेता जिसको मुल्क की आईन से कोई मतलब है, मुल्क की जमहूरियत से कोई मतलब है, वो कभी ईमान का सौदा, कभी खुददारी का सौदा नहीं कर सकता। जो लोग कहते हैं कि भाई कपड़े के आधार पर पहचानो, रंग के आधार पर, जात वेशभूषा खान पान के आधार पर तकसीम कराओ, उनको इस देश की यकजहती का इतिहास नहीं मालूम। इस देश के मुश्तरका तहजीब के बारे में उसको अलीफ बेते भी नहीं पता है। एक साथ इतनी बड़ी आबादी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मजहब के लोगों को मानने वालों के साथ बहुत अमन के साथ रह रही है इतने दिनों से, तो सिर्फ इसलिए कि उसको मालूम है कि यह मिट्टी उसकी है, वो इस वतन के हैं, वो यहीं पैदा हुए और इसी मुल्क को संवारते संवारते वो चले जाएंगे। हम लोग उनसे सबूत मांग रहे हैं, ये हमारा ओछापन है, ये छोटापन है। उदय प्रकाश ने कहा कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने से आदमी मर जाता है। और इसीलिए आज हिंदुस्तान की खवातीन सोच रही हैं,
बोल रही हैं, घरों से निकलकर धरने प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। वो जिंदा कौम का हिस्सा है। अलग अलग तरीके से हमको डराया धमकाया जा रहा है। जो भी हक अधिकार संविधान से मिले हुए थे उनको किसी न किसी रूप में हमसे छीना जा रहा है। सरकारी नौकरियां रह नहीं गई हैं, आरक्षण पर रोज हमले हो रहे हैं। जो क्रीमी लेयर का निर्धारण होता था उसमें जो आपका पारिश्रमिक होता था, जो आपकी सैलरी होती थी, तनख्वाह, उसको नहीं गिना जाता था पहले सकल आय में, ग्रॉस इनकम में। कर रही है कि 8 लाख से बढ़ाकर उसको 11 लाख करेंगे और उस सैलरी को भी गिनेंगे। किसानी से जो आय है उसको भी उसमें शामिल करेंगे। पहले नहीं होता था। तो कुल मिला के एक तो पहले से नौकरियां नहीं है, जो है उनमें भी आपके बाल बच्चे नहीं आ सके, इसकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। रेलवे आपके हाथ से गए, भारत पेट्रोलियम गया, BSNL MTNL का बंटाधार, एयर इंडिया बिक रहा, LIC बेच दिया। ये देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, एक एक करके सबको बेच दिया है और झुकाया नहीं है, बल्कि देश को रेंगवा रहा है अमेरिका के सामने। वो कहते हैं कि सर झुकाकर किसी से मिलने में क्या हर्ज है, मगर सर झुकाकर किसी से मिलने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। ये हिंदुस्तान का दस्तार गिराने का काम कर रही है वजीर आज़म। और अगर हम आप सजग और सचेत नहीं रहेंगे, चौकन्ना, तो धीरे धीरे करके जितने हक हुकूक हैं वो हमसे छीनते चले जाएंगे। आज नागरिकता पर हमला है, कल हमारी जान पर खतरा होगा और हो रहा है हर जगह। अखलाक को ले लीजिए, महलूक खान को ले लीजिए, जुनैद अंसारी को ले लीजिए, ये सारे उदाहरण आपके हमारे सामने हैं। इन सब का कोई गुनाह नहीं, लेकिन मुसलमान होना ही इस देश में एक ऐसी चुनौती है कि हमको अपने वजूद की हिफाजत के लिए हर रोज जद्दोजहद करना पड़ता है। और ये क्यों करना पड़ता है? कुर्बानी में किसी से कम नहीं, इस देश को बनाने में किसी से कम रोल नहीं। यूसुफ मेहर अली का नाम आपने सुना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन में जो लोग शरीक थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौलाना शौकत अली और जौहर अली, ये अली बिरादरान वहां शिरकत करने गए थे। हसरत मोहानी से लेकर ऐसे कितने लोग देश की सियासत में, देश के प्रशासन में, देश की जुडिशरी में एक से बढ़कर एक फैसले लिए, अपना हम योगदान दिए। लेकिन सबूत सिर्फ इसलिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाए, आप वोट ही नहीं डाल पाए, और जो लफंगे उचक्के किस्म के लोग हैं जो हर सभा में मोदी 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 करता फिरता है, वो लोग फिर से बूथ को लूटने का काम करें, ईवीएम को हैक करने का काम कर सके। ये खेल चल रहा है। नहीं तो कैसे करें कि 50 साल तक हम राज करेंगे? इसलिए मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। हालात पहले से बहुत खराब हैं, हम सब लोग हैरान परेशान हैं। यह देश बचे कैसे, यही चिंता है। मैं आपके बीच कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आपको यह यकीन दिलाने के लिए नहीं आया हूं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। बहुत चिंतित हैं हम लोग। नहीं मिन्नत कशे ताबे शनीदन दास्ता मेरी, नहीं मिन्नत कशे ताबे शनीदन दास्ता मेरी, खामोशी गुफ्तगू है, बेजबानी है ज़बां मेरी। लेकिन क्या करें, बोले ना, लड़े ना, गिरे ना, तो फिर हमारे पास और रास्ता क्या है? इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सलाम करने के लिए आया हूं और आपसे मुट्ठी भर ऊर्जा हासिल करने के लिए आया हूं
कि जिस बेहतरीन तरीके से आप इस जंग को अभी तक लड़ रहे हैं, आपका हौसला जरा भी पस्त नहीं हुआ है, जबकि राहत की कोई खबर दूर दूर तक नहीं आ रही, सिवाय इसके कि कुछ राज्यों की विधानसभाओं ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करके अपने इरादे सरकार को जता दिए हैं। हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम लोग ये नहीं चाहते। मुक्ति तमाम दादी नानी मोती बहन भैया चाचा मुझे काफिर जाना, जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। तो यही त्रासदी है हम जैसे लोगों के साथ। लोग चाहते हैं कि हम अलग अलग रहें, लेकिन इस लड़ाई ने यह साबित किया है आजादी के बाद पहली बार इतनी भारी तादाद में हमारी माएं, बहनें, बहुएं, बेटियां अपने घरों की चार दीवारियां लांघकर इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए बाहर निकली हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं है। हम लोग किताबों में पढ़ते थे फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति। सही मायने में समाज को बचाने के लिए हिंदुस्तान में अगर आजादी के बाद कोई बड़े पैमाने पर क्रांति की शुरुआत है तो यही है जो आप करके आज दिखा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि मर्द घर में हैं, औरतें बाहर हैं शाहीन बाग में। अरे भाई, आप कह रहे हो कि 500 रुपये पर रोज ये लोग जाती हैं धरना प्रदर्शन में। कैसे इस तरह के बेशर्मी से भरे बयान आप दे रहे हैं, जबकि आप एक सूबे के वजीर आला हैं। और जिस गोरखपुर से आप आते हैं, उसी गोरखपुर में एक बहुत बड़े शायर हुए रघुपति सहाय, जिनको हम फिराक गोरखपुरी के नाम से भी जानते हैं। उनका एक शेर बड़ा मौजू है कि जो मुझको बदनाम करे हैं, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वो इतना सोच सकें वो मेरा पर्दा खोले हैं कि अपना पर्दा खोले। वो हर रोज बरहना हो रहे, हर रोज नंगा हो रहे हैं। उनकी आंखों में शर्म हया का कोई पानी नहीं। लेकिन आप जानिए कि कोई भी सामाजिक बदलाव बगैर राजनैतिक शक्ति के सियासी ताकत के मुमकिन नहीं है। बिहार में 2020 में चुनाव होने वाला है। हमने बहुतों को देखा। हमने दिल्ली में सावधानी बरत के भी देख लिया तो चलो वो आ जाएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा तो हम इसको जिता दें। लेकिन जीतने के बाद भी वो हमारी हिमायत में नहीं खड़े हो पाए। यह बात तो इस बात के हक में नहीं जाती, यह बात तो इस बात के हक में नहीं जाती। कुछ फूल भी कांटों की हिमायत में खड़े हैं। इसलिए हमको दोस्त और दुश्मन में फर्क करना सीखना है। इस बार जो बिहार का चुनाव होने वाला है उसमें ऐसे लोगों को चुनकर हमको असेंबली में भेजना है जो हमारे हक हुकूक की लड़ाई को बहुत ईमानदारी से लड़ सके। ये कोई 1-2 दिन में न तो मुल्क बना है, न तो यह सूबा यहाँ तक पहुँचा है। मौलाना मजहरुल हक से लेकर पीर अली और क़य्यूम अंसारी तक का इसमें योगदान है। हम अपने पुरखे जो हैं, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हों कि बाबू जगदेव हों, जो कहते थे कि हम सवर्णों की राजनीतिक हलवाई नहीं करेंगे, हलखोरी नहीं करेंगे, तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा, अकलियत को आप अगर इकट्ठा कर दो तो हम लोग अकलियत के लोग नहीं हैं, अक्सरियत के लोग हैं। हमको बस अपनी ताकत का एहसास करना है। ये लोग कहीं नहीं टिकेंगे। एक वोट, एक आदमी, एक कीमत, किसी को तो पहचानना है। हमारे लोग बूथ तक नहीं जा पाते, लोग वोट गिराने तक नहीं जाते। नईम साहब यहाँ बैठे हैं, 18 साल की उम्र के जो लोग हैं, जो अभी अभी वोटर बन सकते हैं, पोटेंशियल वोटर, चुनाव आते आते उनका नाम मतदाता सूची में हम लोग नहीं जुड़वा पाते। यही काम भाजपा बहुत करीने से करती है। तो एक विधानसभा में अगर 20 से 25 हजार वोटर अनरजिस्टर्ड रह जाए तो बड़ा फासला, बड़ा फर्क पैदा कर देता है। तो हम अपने समाज के लोग इस बात को भी समझें कि जो वोटिंग राइट हमसे छीनने जा रही है उसको लेकर बड़ा चौकन्ना रहें। हम अपना नाम जरूर वोटर लिस्ट में जुड़वाएं
और एनपीआर के लिए कोई आए तो वही जवाब दें कि जैसे नरेंद्र मोदी जन्म से ही इस देश के नागरिक हैं, तो हम भी यहीं पैदा हुए हैं, हम भी यहीं के नागरिक हैं, हम नहीं दिखाएंगे कागज। अरे छोटी छोटी बातें करके बड़े कहां हो जाओगे। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि छोटी छोटी बातें करके बड़े कहां हो जाओगे, पतली गलियों से निकलो तो खुली सड़क पे आओगे। इन सबको सड़क पर लाकर खड़ा कर देना है, जो हमको घर से निकालकर आज इस मैदान में जगह जगह इस देश में खड़ा करने का, बैठाने का काम किया है। इसलिए बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलते हुए सार सिर्फ इतना है कि आज न कोई नारा होगा, मिलकर देश बचाना होगा। आपका बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। मुस्लिमपुर की हमारी माएँ बहनें, यहाँ की खवातीन जिंदाबाद। हिंदुस्तान का आइन जिंदाबाद, हिंदुस्तान की जमहूरियत जिंदाबाद, हिंदुस्तान की आजादी जिंदाबाद, हिंदुस्तान का लोकतंत्र जिंदाबाद, यहाँ का सामाजिक तानाबाना जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।